नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अगर आप तवक्को कर रहे थे कि नए पाकिस्तान में नए किस्म का बजट आएगा तो ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमदर्दी रखने वाले लोगों के भी मुंह कल लटके हुए थे और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपना मुंह पब्लिक को कैसे दिखाएं। बातें तो बहुत सारी हुई, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, हम यहाँ इंटेंशंस नहीं बल्कि रिजल्ट्स को जज करेंगे, स्टैटिस्टिक्स को जज करेंगे, परफॉर्मेंस को जज करेंगे। परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा पुअर रही। इकोनॉमिक सर्वे ने यह बताया कि पाकिस्तान की मईशत की कारकर्दगी बिल्कुल थर्ड क्लास थी, 2% की कारकर्दगी रही। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? अब आप पीछे देखो, पीछे तो देखो के चक्कर में पड़े रहेंगे या आप आगे देखेंगे। इसके लिए ज़िम्मेदार असद उमर साहब भी हैं, उतने ही ज़िम्मेदार होंगे जितने इसहाक डार साहब ज़िम्मेदार हैं। फिर बात की जनाब, इसके बाद आगे बढ़ें कि बजट के अंदर कोई आवाम के लिए रिलीफ होगी, तो मैं कहूँगा बहुत ही महदूद पैमाने पे अगर कोई बात की गई तो की गई, वरना कोई ख़ास कोई रिलीफ मेजर अनाउंस नहीं किया गया। जहाँ तक ये कहना कि IMF का बजट था, मैं आवाम को बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ, IMF उधार देता है और हमें उसे उधार लौटाना है। उसका बजट नहीं है, ये हमारा बजट है और हमने ही IMF का हवा बनाकर उसको भऊ के तौर पे दिखाकर बच्चों को भी डराया हुआ है, आवाम को भी डराया हुआ है, बेटा भऊ आ जाएगा, भऊ आ जाएगा। IMF ने ऐसी कोई बातें नहीं की जो IMF से मंसूब की जा रही हैं। IMF फिस्कल डिसिप्लिन चाहता था, आप करके दिखा दो, कहानी ख़त्म। हमाद अज़हर साहब को मेरे ख्याल पता भी नहीं होगा मैं क्या पढ़ रहा हूँ, लेकिन मजबूरी कभी कभार ऐसी ही होती है, जैसे दूल्हे को भी कभी कभार पता नहीं होता कि व्हाट आई एम गेटिंग इनटू, लेकिन बेचारा जब निकाह पढ़ाया जा रहा होता है तो खामोशी से सुनता है और कबूले कबूले भी कह देता है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। तारुफ कराता चलूँ, जनाब अहमद चुनाई साहब डायरेक्टर SX हमारे साथ यहाँ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, जो कि साबिक चेयरमैन FBR रहे हैं, 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हैं। जनाब साजिद अमीन साहब, जो कि एक मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं और इनकी वाबस्तगी SDPI से है। ये तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, इन तीनों को वेलकम करता हूँ। बराह रास्त मैं चाहूँगा डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब की जानिब जाऊँ। डॉक्टर इरशाद साहब, माजरत, बात यह है कि कल आपकी बात कल भी परसों भी अधूरी रह गई। इस दफ़ा बजट में क्या नया दिखा जिसके बारे में बात की गई कि जनाब हम कुछ बड़ी स्पेशल चीज़ लेकर आ रहे हैं? मुझे इसके बारे में मुख्तसरन बताइए, क्योंकि मेहमान ज़्यादा हैं तो मैं चाहूँगा थोड़ा फास्ट मूविंग प्रोग्राम रहे। जी डॉक्टर इरशाद साहब। थैंक यू वेरी मच अली। देखिए, मुझे नया तो इसमें कुछ नज़र नहीं आया। जो गवर्नमेंट की प्लान थी कि कॉमन मैन को हम रिलीफ देंगे, मुझे लगता है कि इसका सबसे वर्स हिट कॉमन मैन ही होगा। आप अगर सेल्स टैक्स रिजीम ले ले तो जो एसेंशियल फूड आइटम्स हैं जो अभी तक एग्जेम्प्ट है, उनसे एग्जेम्पशन विड्रा हो गई है। और अगर आप इनकम टैक्स का देखें तो मुझे लगता है कि जो UDC, LDC और सुपरवाइज़र्स हैं, जो सपोर्ट स्टाफ हैं, वो भी अब टैक्स नेट में आ जाएंगे। देखिए, इनका पर्पज़ अपेरेंटली तो ये लग रहा था कि ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन कर रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं और शायद ये टैक्स बेस बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर ये 40-50 हज़ार क्लर्क्स या सुपरिटेंडेंट्स जो हैं, अगर ये रिटर्न दे भी दे तो उससे हमारा बेस क्या बढ़ेगा? देखिए, जो एक्चुअल पर्पस था वो हमें चाहिए था कि डायरेक्ट टैक्सेशन पे ज़्यादा जोर होता। डायरेक्ट टैक्सेशन। अच्छा, let me ask you one straightforward question. Today we are short on time. Lot of people are listening to you. मैं चाहता हूँ आप ये बताएं कि ये जो एमनेस्टी स्कीम के ऊपर इन्होंने महवर बनाया हुआ है कि इनके पूरी माशी टीम की कामयाबी जो है वो एमनेस्टी स्कीम पर रिलाय करती है। हाउ मच विल बी ब्रिंग इन थ्रू द एमनेस्टी स्कीम के पूरा पाकिस्तान चल पड़ेगा उसकी वजह से? मुझे बिल्कुल उससे कोई उम्मीद नहीं है। देखिए, एमनेस्टी स्कीम के लिए पहले तो आप लूप होल बंद करें तो उसके बाद आप फैसिलिटी दे देना। इससे पहले वाला एमनेस्टी स्कीम जो था वो कुछ न कुछ बेहतर इसलिए था कि उसके पीछे जो पानामा का एक शोर था, तो लोग फिर भी विलिंग थे आपके पास आने में और कुछ हमें कामयाबी हुई भी। हालांकि एमनेस्टी स्कीम अगर आप अपना तारीख देखें तो कभी भी कामयाब नहीं हुआ, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि जो गिवन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हैं, जो हीट अप हुआ है, तो इसमें अगर इन्होंने उस एमनेस्टी स्कीम को प्रेजेंट गवर्नमेंट ने शट डाउन किया था तो नेचुरली जो इस वक्त सिटिंग अपोजिशन है उनके लोग भी तो यही सोचेंगे कि कल हमसे भी ये पूछा जा सकता है। और वैसे भी हिस्टोरिकली स्पीकिंग मुझे कुछ इससे ज़्यादा तवक्को नहीं है। इससे ज़्यादा तवक्को नहीं है। आई जस्ट कम बैक टू यू अगेन अहमद चुनाई साहब।
आई जस्ट कम बैक टू अगेन। अहमद चिनाई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये हमारे जो सो कॉल्ड रिसर्चर्स इन द स्टॉक एक्सचेंज हैं, ये खुल के बोल नहीं रहे, न्यूट्रल टू नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन जो कुछ मैंने पढ़ा है, देखा है, मुझे तो लग रहा है नेगेटिव ही है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर द स्टॉक मार्केट। लेकिन फिर भी लेट मी जस्ट बी अनबायस एंड से कि ज़्यादातर रिसर्च रिपोर्ट्स कह रही है न्यूट्रल टू नेगेटिव। ये न्यूट्रल टू नेगेटिव क्या होता है? देखिए, 3-4 बड़ी अहम चीज़ें इस बजट में हैं जिससे मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट को इन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिवाय एक चीज़ के। जो चीज़ छेड़ी है उसकी पहले मैं बात कर दूँ कि जो पावर सेक्टर कंपनीज है जो हैं, उनके डिविडेंड पे जो 7.5% था उसको 15% उन्होंने कर दिया, बाकी सबके साथ इन लाइन कर दिया है। तो ये एक नेगेटिव सेक्टर उधर आ गया। दूसरा नेगेटिव सेक्टर जो है वो जो 3 बड़े बैंक्स हैं जिसमें नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, खैबर बैंक है, उनको जो एक सिंगल अकाउंट पे लेकर आए हैं और उनके पास जो गवर्नमेंट के रिजर्व्स थे, उनके पर जो इंटरेस्ट मिलता था उसमें गवर्नमेंट की जो है हिस्सा आ गया, तो उसकी वजह से उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन बाय एंड लार्ज जब उन्होंने किसी चीज़ को नहीं छेड़ा, और 3 बड़ी चीज़ें हैं जिसमें डेट सिक्योरिटीज़ में टैक्स उन्होंने बढ़ा दिया, इसके बाद रियल स्टेट को जो है मैं समझता हूँ काफ़ी उन्होंने हर्ट किया है, इसके बाद ट्रेजरी बॉन्ड का जो टैक्स था वो भी बढ़ा दिया। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं जिसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते थे, तो चौथी चीज़ रह जाती है जी सिक्योरिटीज़ इन्वेस्टमेंट। तो मेरा ये ख्याल है कि इनडायरेक्टली एक पुश मिलेगा सिक्योरिटीज़ को, एक बेनिफिट मिलेगा कि लोग अब बाकी चीज़ें छोड़ के सिक्योरिटी मार्केट का रिस्क का रुख करेंगे। तो बाय एंड लार्ज अगर हम कैपिटल मार्केट की तरफ देखें तो कैपिटल मार्केट में ये बात जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जाती है। लोगों का आज का जो मार्केट का रिएक्शन है वो भी आपके सामने है, मार्केट में वोलेटिलिटी रही है, लेकिन ओवरऑल मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो ये पूरा सिनारियो इस बात की गमबाजी करता है कि इस सेक्टर में जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लोगों को जो है इंसेंटिव मिलता है, बाकी तमाम सेक्टर्स को छोड़ के। लेकिन रिकमेंडेशन तो आपकी एक भी नहीं मानी, मैंने तो नहीं देखा कुछ आपकी रिकमेंडेशन मानी गई। देखिए, तो उन्होंने स्टॉक वाले भी भेजते हैं ना, आप लोगों ने भेजी तो थी, बिल्कुल भेजी थी, लेकिन किसी चीज़ को छेड़ा भी नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप इंडस्ट्रीज़ की तरफ चले जाएँ तो जो ज़ीरो रेटेड का इशू है वो एक बहुत बड़ा गंभीर इशू है, जिसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि कोई भी अगर प्रोसेसर एक्सपोर्टर माल ख़रीदता है तो 3-4 महीने तक उसकी तैयारी करता है। तो पहले 3-4 महीने मिनिमम जो है वो उसकी तैयारी, इसके बाद शिपमेंट, फिर गवर्नमेंट के कमिटमेंट के 2 से 3 महीने में हम आपको पैसे दे देंगे। तो ये 4 महीने और 3 महीने 7 महीने आते आते शायद 8 महीने हो जाएं। तो 8 महीने में आपका ये जो वर्किंग कैपिटल है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। ये डबल वर्किंग कैपिटल जो है वो इंडस्ट्री को बुरी तरह हर्ट करेगा। इसका कोई वाया मीडिया गवर्नमेंट में निकालना है। मैं इसका हल, इसके हल पे हम बात करते हैं। साजिद अमीन साहब की जानिब जाऊँ। साजिद अमीन साहब, अब बात यह है कि मैं अब आपसे कोई पेचीदा सवाल पूछूंगा नहीं, सीधा सीधा सवाल पूछूंगा। आपने बजट देखा है, आपको लगता है कि ये बेहतर है कि नहीं है, इसके बारे में आप अपनी राय दे दें, क्योंकि अब मैं उसमें को अपनी इनपुट नहीं देना चाहता। जी जी साजिद, बहुत शुक्रिया जी। जी आपको मेरी आवाज़ आ रही है जी? जी जी बिल्कुल लाउड एंड क्लियर। ओके जी। मेरा ख्याल है जी हम किसी भी बजट को 3 से 4 एंगल से देख सकते हैं। मैं वो तीनों चारों आपके सामने रख देता हूँ जी, और फिर उसको देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये होता है कि जो देखे कोई भी जो बजट होता है वो किसी भी जो गवर्नमेंट की उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसकी डायरेक्शन को तय करता है। वो उसके एजेंडे को आगे बढ़ाता है। जो गवर्नमेंट होती है उसका जो इकोनॉमिक एजेंडा होता है वो उसको आगे बढ़ाता है। अगर हम इस एंगल से देखें तो ये सवाल उठता है कि क्या ये जो बजट आया है, क्या ये जो हमारी गवर्नमेंट का जो एजेंडा था जो उन्होंने दिया था आने से पहले और आने के बाद, क्या ये उसको मीट करता नज़र आता है? तो मेरा आंसर अपेरेंटली नो में है। नो। जैसे जॉब क्रिएशन हो गई, नए टैक्सेस ना लगाना हो गया, हेल्थ एजुकेशन को बढ़ाना हो गया, नॉलेज इकोनॉमी हो गई। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा अलाइंड नहीं है गवर्नमेंट के अपने ही एजेंडे से जो उन्होंने खुद से सेट किया था। तो एक तो ये है जी। दूसरा एंगल ये है कि जो बजट है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये किस लिए बनाया गया है, इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हम 2 ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव रख लें यहाँ, एक इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक एक्टिविटी को जनरेट करना है और दूसरा आपका रेवेन्यू मोबिलाइजेशन है। मुझे लगता है कि पिछले बजट्स की तरह ये बजट भी सिर्फ और सिर्फ जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है, रिसोर्स एक्सट्रैक्शन है, रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन तक ये महदूद होकर रह गया है और ये ट्रेड ऑफ आया है कि आपकी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है वो फर्दर होगा। ओवरऑल अगर हम चलिए, लेट मी कम बैक टू यू आफ्टर द ब्रेक। 2 एंगल्स तो मैंने आपके सुने हैं, बड़ी अहम बात आपने की है, बड़ी गहरी बात की है, समझने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा पैर। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
जस्ट वन वर्ड, डिसइल्यूजनमेंट। मैंने जब बजट को सुना, बजट की तकरीर को, उसके महरक़ात को, उसके अंदर मौजूद पेचीदा मामलात को, डिसइल्यूजन्ड। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी और साजिद अमीन साहब जो हैं वो बतौर मईशत दान हमें 4 एंगल्स के मुतालिक बता रहे थे। 2 के बारे में उन्होंने बात कर ली, बाकी 2 के मुतालिक फिर मैं उनसे बाद में पूछता हूँ। लेकिन डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, अब बात यह है कि सर इन्होंने कई FBR रिफॉर्म की बात की, तो लोग कुछ दिखाई तो दिया नहीं फाइनेंस बिल के अंदर FBR रिफॉर्म के रिगार्ड से, तो समझ में नहीं आई। शुरू में तो बोला था हम FBR वालों को सीधा कर देंगे, ये बड़ा आउट हो गए हैं, इनको हम FBR को ही ख़त्म कर देंगे, इनको बंदे का पुत्र बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भैया आप लोगों ने पता नहीं क्या जादू मंतर किया, पानी में फूंक कर पिलाया, वो अब बिल्कुल FBR रिफॉर्म के बारे में कोई ख़ास मैंने बात सुनी नहीं। आपने सुनी तो मुझे बता दें, मैं भी सुनना चाहूँगा जी। देखिए, मैं अली आपको पहले प्रोग्राम में भी बता चुका था, मेरे ख्याल में FBR तो पहले से ज़्यादा पावरफुल एमर्ज हुआ। मैं पर्टिकुलरली रेफ़र करूंगा इस पॉइंट पे जो नॉन फाइलर के साथ ट्रीटमेंट है उनको इमीडिएटली रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी नहीं पूरा हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी के प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है और हैरेसमेंट का एलिमेंट बहुत बड़ा होगा। और कल दोबारा FBR को गालियाँ पड़ेगी, तो उसमें एक चांस देने का एक प्रोविज़न ज़रूर रखना चाहिए। दूसरा, जो इन्होंने ऑडिट और असेसमेंट का फंक्शन सेपरेट कर दिया, तो ये पहले रिफॉर्म में भी हुआ था, लेकिन इसके साथ जो कंकॉमिटेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे वो हुए नहीं थे और वो ज़ीरो पे आ गए। मुझे कोई ऐसा प्लान उनका नज़र नहीं आया बजट स्पीच में कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म करेंगे कि जो जो एक्शंस लेना चाहते हैं ये ले पड़ेंगे। वरना मुझे लगता है कि टैक्स पेयर ज़्यादा बादर करेगा, वो पहले ऑडिट में जाएगा, फिर असेसमेंट में जाएगा, फिर लीगल में जाएगा, और वो जो डिसइल्यूजनमेंट है वो इससे बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में इस पे इमीडिएटली मैसिव एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म चाहिए, और इसको इन्फोर्स करने के लिए आप चेयरमैन के पास सारी अथॉरिटी रखिए। जो फील्ड में ऑफिसर है फॉर गॉड सेक, उनको डेलीगेट कर दे अथॉरिटी, ताकि वो ऑन द स्पॉट एक्शन ले ले। कराची का अफसर है, उसने शिकायत चेयरमैन को करनी है, आती आती उस पर साल लग जाता है। लेकिन मैं अली थोड़ा सा जल्दी में, आप मुझे बता रहे हैं, मैं एक अच्छी चीज़ भी मेंशन करूं कि इस बजट में कुछ अच्छी चीज़ें भी है जो हम ओवरलुक कर रहे हैं। देखिए, इनवाइसिंग, ओवर इनवाइसिंग एंड अंडर इनवाइसिंग वाइस वर्सा, दोनों एक बहुत बड़े इल्स थे हमारे, और इसमें बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग ऑफ प्राइसेस एंड ट्रांसफ़र ऑफ मनी होता था। उनको उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में डाला है। मेरे ख्याल में इससे बड़ा फ़ायदा होगा। मैं चुनाई साहब ने जो कहा, जो सेल्स टैक्स उन्होंने ज़ीरो रेटिंग में ड्रा की है, बिल्कुल इमीडिएटली तो उसका नुकसान होगा, और अगर इनको करना चाहिए था, सारी दुनिया में ही ये स्टैंडर्ड रेट पे होता है, लेकिन उसके साथ एक क्रेडिबल, ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट रिफंड सिस्टम होता है, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। तो उसकी वजह से एक्सपोर्टर की लिक्विडिटी है, वो FBR की लिक्विडिटी तो इम्प्रूव हो जाएगी। आपने 5,500 रुपये का पहाड़ अपने कंधों पे उठा लिया है, उसमें शायद तो मदद हो जाएगी, लेकिन एक्सपोर्टर की लिक्विडिटी वो काफ़ी हद तक इसमें ब्लॉक रहेगी, और शायद यही वजह है कि उधर अभी अनरेस्ट है, और इसको एड्रेस करना ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात आपने की है और उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टमिक प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि शायद वो बहुत जल्दी ना हो पाए। अहमद चुनाई साहब, उन्होंने हाईलाइट किया इस बात को, आपने चूँकि बात की थी, ज़ाहिर बात है सरमायाकार हमारे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम देख रहे होते हैं, उनके लिए अच्छा इंकरेजिंग साइन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका दूसरा एक एस्पेक्ट है, उसको भी आप डिस्कस करें। बात ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़, ब्रेक में आप बता रहे थे, डोंट हैव दैट मच वेटेज इन एज लिस्टेड कंपनीज़, तो जो हमारी लोकल कंपनीज़ हैं उन पर कोई इम्पैक्ट है, और ये बताएं कि उनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बैरोमीटर ऑफ परफॉर्मेंस समझा जाता है इकोनॉमी का स्टॉक एक्सचेंज को। जी देखिए, बात ये, पहले मैं डॉक्टर साहब की बात को ही आगे बढ़ा लूँ कि इस वक्त भी 300 रुपया एक्सपोर्टर का फंसा हुआ है, जो पिछले 3 साल से फंसा जी हुआ जी है। जी बिल्कुल बात। और ये इतना बड़ा अमाउंट है कि लिक्विडिटी जो है वो बिल्कुल लोगों की स्टकअप हो गई है जी। हमने एक लॉन्ग टर्म प्लान दिया था गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर्स को, नो डाउट के एक्सपोर्ट में कोई सिग्निफिकेंट इजाफा नहीं हुआ, लेकिन इस एक्सपोर्ट में कोई रिडक्शन भी नहीं हुआ। सारी दुनिया में एक्सपोर्ट जो है वो 3 से 5% कम हुई है, लेकिन हमारी थोड़ी सी बड़ी भी है। देखिए, 2 चीज़ें इसमें बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। जब एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाती है और 2-3 साल बाद फिर उस पॉलिसी पे ब्रेक लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि नहीं जी, आप नॉर्मल टैक्स रेजिम में आ जाएं और अब आप जो है वो ज़ीरो रेटेड से हटकर इसमें आ जाएं, तो जाहिर है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि कोई हमारे पास
अच्छा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिससे ये चीज़ें जो है वो बेहतर हो जाएं, और ये हो भी नहीं सकता। मैं आपको बिल्कुल क्लियर यहाँ बैठ के बताता हूँ कि गवर्नमेंट चाहे कितना भी जोर लगा ले, कितना भी कह ले कि जी हम स्टेट बैंक के थ्रू आपको रिफंड वाउचर्स दे देंगे 3 साल के लिए जो इनकैशेबल होंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, इसका एक पूरा मैकेनिज़्म कर लेंगे। CDC में भी जो है वो उसको जो है वो रजिस्टर करा लेंगे ताकि आपकी वहाँ सेफ कस्टडी हो सके। सारी चीज़ें अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन बात ये है कि ये हमारा इतना कम्बरसम प्रोसीजर है कि मैं सिर्फ अगर टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट की बात करूँ, वैल्यू एडेड एडिशन की बात, गारमेंट्स की बात करूँ, तो 50 से 60 आइटम्स यूज़ होती हैं और उनका जो है वो सेल्स टैक्स चार्ज होता है। जब उनका सेल्स टैक्स चार्ज होता है और उस पर एक मल्टीपल इफेक्ट आता है, और उनकी भी जो है सेल टैक्स का कानून ये है कि जी आप पाबंद हैं कि जी उन्होंने पीछे सेल टैक्स दिया है कि नहीं दिया। जी, जब तक उनका नहीं दिया हुआ हमारा जो है रिफंड नहीं मिल सकता। तो किस मैकेनिज्म के तहत ये वापस करेंगे और किस तरह स्टेट बैंक से वापस करेंगे, एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ प्रोसीड या एट द टाइम ऑफ एक्सपोर्ट। So you say that the zero rating regime should have continued. डेफिनेटली देखिए, मैं इसको एडवोकेट अभी भी हो सकता है, डिस्कशन हो रही है उस पे। इसको ना करने की एक बड़ी वजह इन्होंने ये बताई कि जो लोकल सेल्स हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि लोकल सेल्स में मेजॉरिटी सेल्स जो हैं वो 12 बड़े हाउसेस की हैं और वो सारे FBR से डायरेक्ट लिंक्ड अप हैं। इसके बाद जो छोटे हाउसेस हैं वो वैसे ही, अगर आप देख लें कि हमारी पॉपुलेशन का कितना जो है वो बच्चों की शक्ल में आता है और बच्चों के गारमेंट्स बनते हैं या बच्चों के जो है वो मेडअप्स बनते हैं, तो वैसे ही सारी दुनिया में उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता बच्चों के गारमेंट्स पे। हम किस उसमें जा रहे हैं? नहीं, हमारा मॉरल एथिकल हमारा कोई नहीं होता। हम बच्चों की फीस पे भी टैक्स लगाएंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हम उस पर भी टैक्स लगाएंगे, क्योंकि बेसिकली हमारे यहाँ टैक्स कंसल्टेंट्स जो हैं वो जाकर इस तरह की उल्टी सीधी गोलियां गवर्नमेंट को पिला देती हैं और फिर उसके बाद पता नहीं, आई डोंट नो विच वर्ल्ड दे लिव इन। अच्छा, मैं साजिद अमीन साहब की बात जरा मुकम्मल होने दूं। उन्होंने 2 एंगल बताए थे हमें। एक तो उन्होंने बताया था कि अब क्या अपने नजरियात के ऊपर हुकूमत पूरी उतरी जब बजट बनाया, नहीं, और दूसरा उन्होंने बताया इकोनॉमिक ग्रोथ का वो एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे, बीच में बात अधूरी रह गई। जी साजिद अमीन साहब, मैं चाहूँगा बाकी एंगल्स को भी आप हाईलाइट कर दें, फिर उसके बाद इस एस्पेक्ट पे हम दोबारा से वापस आएंगे कि मोरालिटी हमारे मुल्क के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि हमारे मुल्क का नाम पाकिस्तान है और हम कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और उसके बाद फिर हमारी जो हरकतें हैं और हमारी जो बजट बनाने की टेक्निक है वो क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। जी साजिद अमीन साहब। थैंक यू जी। तो मैं उस वक्त बात ये कर रहा था कि ये जो बजट आया है ये बेसिकली हाई टैक्स लो एक्सपेंडिचर जो बजट है जी, और ये शायद किसी हद तक एक्सपेक्टेड भी था। जब आप IMF के प्रोग्राम में जा रहे हैं जहाँ पे उसके ये हैं, तो वो किसी हद तक एक्सपेक्टेड भी ये था उसमें। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आएगा वो हमारी जो इकानमी ऑलरेडी स्लो डाउन हो रही है वो फर्दर स्लो डाउन होगी, और उसमें जो आपके टारगेट्स हैं पॉवर्टी रिडक्शन के या सोशल जो आपकी प्रोटेक्शन स्कीम्स हैं वो किसी हद तक ज़रूर मुतासर होती हैं उसमें। तो जो तीसरा एंगल था जिसको हम देख सकते हैं कि हाउ रियलिस्टिक द बजट टारगेट्स आर, जो हमने जो गवर्नमेंट ने टारगेट्स रखे हैं वो कितने रियलिस्टिक हैं। उसमें भी मुझे लगता है कि शायद किसी हद तक ये ओवर एम्बिशियस है बजट। अगर आप अपने जो टारगेट हैं, जो रेवेन्यू के टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स हैं, अगर आप उसको देख लें कि आप 5500 के बिलियन के करीब रख रहे हैं, और उस वक्त रख रहे हैं जब आपने उसे एग्जैक्टली पिछले साल में ही आपका 400 से 450 बिलियन का शॉर्टफॉल है, जब आपका टारगेट 4500 बिलियन था। तो वो जो नए 1500 बिलियन के टैक्सेस हैं वो कहाँ से आएंगे, वो कैसे आएंगे, वो है। इसी तरह इसी से जुड़ा है जैसे इन्फ्लेशन का टारगेट जो है वो ये गवर्नमेंट कह रही है कि हम अगले साल में 19-20 में कोशिश करेंगे कि इन्फ्लेशन को 5 से 7% तक रखा जाए, जो कि बड़ा ही अनरियलिस्टिक लगता है। मसलन अगर आप देख लें कि हमारी एनर्जी की प्राइसेस बढ़ेंगी मज़ीद, अभी बजट में भी बढ़ी हैं, फिर बढ़ेंगी। आप में के जो नए 1500 बिलियन के टैक्सेस हैं उनमें से 600 बिलियन जो है वो तकरीबन आपका सेल्स टैक्स में से आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को पास ऑन होंगी और इन्फ्लेशन डबल डिजिट में जाएगा। तो एक तो ये है उसमें। बट फाइनली जो है वो ये है कि जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट उसमें बेसिकली आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में तो ये है जो हमने देखा है उसमें। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट शायद गवर्नमेंट को मिलेगा इसमें, कि कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स प्रोग्राम्स जैसा कि हमने FBR के बारे में बात की, या उसमें अगर वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, और मुझे लगता है कि उसका किसी न किसी हद तक वो करना पड़ेगा क्योंकि वो अंडर IMF प्रोग्राम है, तो वो शायद किसी हद तक हो जाएगा। तो मे बी इन द लॉन्ग रन शायद ये बजट हमें किसी हद तक वो जो एक सॉर्ट ऑफ एक हमारे यहाँ एक कल्चर नहीं है टैक्स देने का, जी, उसको हमें डेवलप करना पड़ेगा। और उसमें मुझे लगता है कि जो कुछ प्रायोरिटीज़ हैं बजट की,
और जब हम इसको IMF के प्रोग्राम के साथ मिला के पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि शायद उसके गेंस जो हैं वो 2 से 3 साल के बाद आएंगे। शॉर्ट टर्म में शायद उसके को बहुत गेंस नहीं होंगे। अच्छा साजिद अमीन साहब, जस्ट वन अडेंडम हियर। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देते हैं बाय 25% एंड यू आर, आपकी सबसे बड़ी जो एक्सपेंसेस की शीट के अंदर एक्सपेंस है वो आपकी डेट सर्विसिंग है जो कि US डॉलर्स के अंदर है। फिर आपने डिफेंस एक्सपेंडिचर करना होता है, उसमें आपका जो डिफेंस हार्डवेयर है वो डॉलर्स में ख़रीदते हैं। आपका ऑयल इंपोर्ट बिल जो है, वेदर यू इंक्लूडेड इन एक्सपेंसेस और नॉट, नॉनदलेस वो भी आपने डॉलर में पे करना है। तो इस सूरत के अंदर मेरे ख्याल से ये तो बड़ा एक इंटेलेक्चुअल क्राइम है कि हम अलाउ करें कि हम डॉलर को बढ़ने दें, कदर को। इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर लेता हूँ, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी पड़ेगी। ब्रेक के बाद जब वापस नाज़रीन, आई ट्राई टू कीप माई रिजर्व माई कमेंट्स एंड कीप देम टू माई सेल्फ, लेकिन मजबूरन मुझे आज उस पर थोड़ा सा डिस्कस करना पड़ेगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी थी। ब्रेक पे जाने से पहले बड़ा आम नुक्ता मैंने उठाया था नाज़रीन। मैं आपको बताऊं, असल में बात ये है, ये हमारे मुल्क के अंदर या तो मैं ऐसे कहूँगा कि इंटेलेक्चुअल करप्शन है, या फिर ये है कि नॉलेज बेस की कमी है, कॉम्प्रिहेंशन की कमी है। IMF को अगर कभी भी एक्सप्लेन किया जाता कि जी डॉलर की कदर को ना गिराया जाए बल्कि थोड़ी देर इसका इंतज़ार किया जाए। देखिए बजट आप कह रहे हो कि 5,550 अरब रुपए का टैक्स वसूली का आपने हदफ, टैक्स रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू अलहदा है, इसीलिए बहुत सारे लोग हुजूम की बात कर रहे हैं, उस पर परेशान हो रहे हैं। तो बात यह है कि इसमें क्लैरिटी ये है कि जब आप डेट सर्विसिंग के लिए पैसा दोगे तो भर जाएगा, और जब आप मिलिट्री हार्डवेयर के लिए पैसा दोगे तो वो भी भर जाएगा, महंगा पड़ेगा हमें। इसके अलावा ऑयल इंपोर्ट बिल भी हमारा जो है वो हमें महंगा पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ दुनिया में डॉलर में ख़रीदी जाती है। नाजरीन बड़े मज़े की आपको बात बताऊँ, फाजिल मेहमानों को भी पता होगा, हमारे मुल्क के अंदर ये जो कहते हैं ना हमारा रवायती खाना क्या है, दाल चावल। दाल चावल के लिए जो चने की दाल आती है ना वो दूसरे मुल्क से आती है। इट्स ए शेम कि हम ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे हमारी मुल्क की मईशत को नुकसान होगा। तो जनाब मैं दोबारा से अब चाहूँगा, गुफ्तगू हमारी हो रही थी, अब डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, बात यह है कि देयर शुड बी पॉलिसी मेकिंग। ये जो फेडरल बजट की पॉलिसी मेकिंग होती है, आई थिंक दे शुड एंगेज FBR इनटू इट एज वेल, क्योंकि आप जो कुछ कलेक्ट कर रहे हैं वो अगर छन्ने में पानी इकट्ठा करेंगे तो दूसरी तरफ तो निकल जाएगा। बात ये, मैं आपको कलेक्शन टारगेट दे रहा हूं और दूसरी साइड के ऊपर, एक्सपेंडिचर साइड के ऊपर चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूं कि आपकी सारी इन कॉन्ट्रवेंशन, या आप समझेंगे बिल्कुल आपसे टकराव में पॉलिसियां बन रही हैं, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। FBR कुछ भी कारकर्दगी दिखा दे, हमारे मुल्क की मईशत ठीक नहीं होगी। इस बारे में भी तो बात करें थोड़ी। जी डॉक्टर मोहम्मद इरशाद अली, आपने वही बात की जो बड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आपने की है। देखिए मैं अपने पर्सनल ओपिनियन, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे दे रहा हूँ कि टैक्सेशन हमारी मुल्क में, लोग कहते हैं टैक्स नहीं दे रहे हैं, देखिए हम रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, इसमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। अगर आप देखें ना तो जो रेडी वाला है, जो मोबाइल चला रहा है, वो भी तो टैक्स दे रहा है लेकिन वो रिटर्न नहीं दे रहा है। इन दोनों में आप फ़र्क करें। देखिए जब तक टैक्स मशीनरी आपकी एफिशिएंट नहीं होगी, क्रेडिबल नहीं होगी, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, वो एम्पावर्ड नहीं होंगी, आप उनको रिक्वायर्ड मशीनरी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे, आपका जो लगाया हुआ टैक्स है, मुझे शक है और मुझे डर है कि ये नहीं हो जाएगा। टैक्स भी लगा है, मेरे से आपसे कलेक्ट भी हो जाता है, वो गवर्नमेंट को नहीं पहुंचता, बीच में कहीं जाके इधर उधर मेरे और आपके जेबों में चला जाता है। कुछ कलेक्टर्स लेते हैं, मुख्तलिफ लोग इसमें लेते हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट को आप इल्ज़ाम न लगाएं, आप डिपार्टमेंट को पावर दे दें, उनको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पे जाके हर जगह डिप्टी कमिश्नर तक आप एडमिनिस्ट्रेटिव और अकाउंटेबिलिटी, रिवार्ड एंड पनिशमेंट की अथॉरिटी डिवॉल्व करें। मैसिव रिफॉर्म चाहिए। एक सेंसिबल ओपिनियन है, किसी टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। एक सेंसिबल ओपिनियन है। देखें, अगर एक चीज कहें कि जी अगर आप FBR के लिए रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट 10% इंक्रीज करके रिवाइज करते हैं, लेकिन डॉलर की कदर जो है आप 25% बढ़ा देते हैं, रुपए को डिवैल्यू कर देते हैं, तो फिर तो ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी है ना। एट द एंड ऑफ द डे यू आर मेकिंग अ लॉस। ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है, इसमें तो ये जट का हिसाब है, इसमें तो रॉ विजडम से भी आप बता सकते हैं। डू यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस वर्क्स?
यस, यू आर वेरी राइट। अगर आप ये देख लेना कि अगर लास्ट ईयर के बराबर आपका रेवेन्यू हुआ है और आपका 10% पे इन्फ्लेशन है, तो वर्चुअली यू आर -10% ऑफ द लास्ट ईयर। आप उसके बराबर नहीं है। और इसी तरह अगर इन्फ्लेशन आपकी फोरकास्ट है जो इससे भी बढ़ना है, गवर्नमेंट की अपनी फोरकास्ट है, तो उसमें तो ये चीज़ें आपको दोबारा देखो, इन डॉलर टर्म्स तो हम पीछे गए हैं ना। अगर आप अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को या टैक्स ग्रोथ को देखें तो इन डॉलर टर्म तो हम पीछे गए। ये चीज़ें अपनी जगह पे है, ये हमारे दिस इज नाउ पार्ट ऑफ द टैक्स सिस्टम। मेरा अपना एक हम्बल ओपिनियन है कि टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एफबीआर में चाहिए, वक्त का तकाजा है। उनकी स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी के मैं हक में हूँ, लेकिन उनको आपने रोज़ अगर गाली देनी है, रोज़ अगर उनको करप्ट करके बेइज्जत करना है, तो मुझे यकीन है कि जो भी आप पॉलिसी मैयर ले रहे हैं, अल्टीमेटली मशीन ने उसको कलेक्ट करना है। आप मशीन के दांत तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा वही मिलेगा जो रूटीन में मिलता है। ये बड़ी अहम और सख्त बात भी आपने कर दी। ज़ाहिरी बात है उसकी अपनी एक अहमियत है। अहमद चिनाई साहब, अब बात यह है कि दिस इज़, जैसे मैं अगेन कह रहा हूँ, दिस इज़ सम बेसिक इकोनॉमिक नॉलेज। एम ये है, अगर आप अपने एक्सपेंसेस मैनेज नहीं करोगे सही से, वो फिर यही है, आमदनी 98 खर्चा रुपया। तो इस चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट क्यों नहीं किया जाता? हम आमदन के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, खर्चा कंट्रोल करने की आपने एक भी बात कहीं से सुनी है? मुझे बता दें कहीं खर्चा कंट्रोल करने की बात की गई हो? ऑस्टेरिटी, सिर्फ मिनिस्टर्स की तनख्वाहें कम करने पर ऑस्टेरिटी, सादगी कहाँ और जगह आपने देखी? कोई बजट में उन्होंने एक और जगह पर लफ्ज़ ऑस्टेरिटी इस्तेमाल किया? मुझे बता दें, मैं सुनने ऑस्टेरिटी की आपने बात की तो मिनिस्टर्स की जब बात आती है तो मिनिस्टर्स के जो पीए हैं या पर्सनल असिस्टेंट्स हैं या पर्सनल सेक्रेटरीज़ हैं, उनकी 25% आपने तनख्वाह बढ़ाई है इस बजट में, जो कल अनाउंस किया गया। नंबर 1। नंबर 2, हमने बहुत इस बात पे जोर दिया है कि जी काला धन जो है वो हम ख़त्म करेंगे और सबको जो है वो वाइट इकोनॉमी में लेकर आएंगे। इन्होंने यहाँ तक भी कर दिया कि जो प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस हैं वो अब 85% एफबीआर वैल्यू जो है वो मार्केट वैल्यू के बराबर ले आएगी। और इसके बाद जो है वो टोटल ट्रांजैक्शन जो है वो आप बाई चेक करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रजिस्टर होंगी। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल फ़ाइन, फेयर इनफ, लेकिन इसके मुकाबले में 2 ऐसी इन्होंने एक वो की हैं जो मैं अभी बैठा हुआ ये सोच रहा था कि इंपोर्ट स्टेज पे जो 6% फुल एंड फाइनल टैक्स था उसको उन्होंने हटा दिया है और उन्होंने कहा है कि जी ये प्रेजम्पटिव टैक्स रिजीम ख़त्म होगी और आप नॉर्मल टैक्सेशन में आइए और वो 6% जो है वो मिनिमम टैक्स समझा जाएगा। देखिए, बात यह है कि इसके बाद कोई गारंटी नहीं दी गई कि ये 6% टैक्स, मैं समझता हूँ ग्रॉस वैल्यू पे एक बहुत ज़्यादा टैक्स है, लेकिन इसके बाद जब उसको पीटीआर से निकाल रहे हैं और 6% इंपोर्ट स्टेज पर टैक्स दे भी रहे थे लोग और उसको ये कह रहे हैं कि जी नॉर्मल टैक्स रिजीम में आप आएंगे और इसके बाद जब आप इनकी जो असेसमेंट्स हैं वो असेसमेंट्स पहले भी दाखिल होती थी, अब दाखिल होंगे, लेकिन आप उनकी असेसमेंट होगी। मैं ये समझता हूँ कि इसमें क्या रेवेन्यू मिलेगा आपको। $50 बिलियन की आपकी लगभग इंपोर्ट होती है, उसका अगर 6% बना लें तो 6×5 = 3 बिलियन डॉलर हो गए। 3 बिलियन डॉलर के हम ले लें तो तकरीबन 4.5 अरब 5 अरब के करीब आ गए। 5 अरब के करीब अगर ये हो जाता है, अपना अमाउंट बनता है और इस पर अगर आप 1% या 2% भी टैक्स ज़्यादा ले लेते हैं तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 1। इसके बाद जो सबसे इसमें एक बड़ी बात आ जाती है कि इरशाद साहब बैठे हैं, उनको पता है ये सिस्टम कैसे वर्क होता है और मैं बबांग दहल टीवी पे कह रहा हूँ कि जी इसका फ़ायदा 2 तबकों को ज़्यादा जाएगा। शायद 5% की जगह वो 6-6.5% टैक्स तो ज़रूर दे देगा इंपोर्टर, लेकिन उस 6-6.5% टैक्स देने के बाद एक आधा परसेंट लेट से वो अपने कंसल्टेंट को भी देगा, तो उनकी जो है वो तो उनका धंधा भी तो चलाना है ना। और देखो अब तो कंसल्टेंट्स की दुकान चलेगी, उतना ही परसेंटेज जो है वो देगा एफबीआर के ऑफिशियल्स को। इस तरह उसका मामला नहीं निपटेगा। आपको सबको पता है कि ये कैसे वर्क होता है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये एक इतना बड़ा फ्लॉ हम ला रहे हैं कि वो जो कालाधन मार्केट में आएगा वो कालाधन जी कहाँ जाएगा भाई? देखें, फिर हमारे इकोनॉमिक्स में वर्कआउट होगा, फिर हम कालाधन को जो है वो प्रमोट कर रहे हैं। तो ये जितने हम काम कर रहे हैं जिसमें ये फिक्स टैक्स रजीम को ख़त्म कर रहे हैं, इसमें हम कह रहे हैं कि नहीं जी आप नॉर्मल टैक्स रजीम में आ जाएं, और फिर इसके बाद छोटे छोटे आप फाइलर्स को, जो भी बात की शुरू में कि क्लर्कल स्टाफ को भी जो है वो लेकर आ रहे हैं। कॉस्मेटिक काम जरूर करके दिखाना है। हम ऊपर लेपा पोती करके जनाब चीज को चलाएंगे। वो कहते हैं खोती का मेकअप करके उसको दिखाते हैं जनाब ये घोड़ा बन गया है। एनीवे, अब इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, मेरे पास क्योंकि वक्त कम है। साजिद अमीन साहब, मैं आपकी जानिब आता हूँ। बात यह कि सर कल मैं बजट सुनता रहा, बड़ा परेशान रहा,
और अजीब किस्म की बात थी, शायद हमाद अज़हर साहब को खुद भी नहीं पता था मजबूरी में मुझसे क्या क्या करवाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि मुझे क्लियर कट ये बताएं कि अवाम की रिलीफ के लिए व्हाट डिड यू हेयर, जो कि आपने कुछ पॉइंट्स तो हाईलाइट कर दिए हैं, लेकिन टू बी वेरी फ्रैंक, क्या सोशल वेलफेयर का, एजुकेशन का, हेल्थ का, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर क्या एम्फेसिस की गई, मुझे कल बता दें। जी साजिद, थैंक यू। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दे तो मैं दो चीज़ें ना यहाँ थोड़ा सा आपके साथ ज़रा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना तिश्नगी रह जाएगी। जी, हमारे यहाँ एक तो ये बड़ी मिसपरसेप्शन है कि जो स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट है या जो स्ट्रॉन्ग रुपया है वो कोई कामयाबी की ज़मानत है। देख, मैं आपसे सवाल रखता हूँ कि आप कह रहे हैं कि रुपए की वैल्यू को नहीं गिरने देना चाहिए, कैसे मजबूत रखा जाए उसको? जी, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास डॉलर्स हों। जी जी, डॉलर्स कहाँ से आएंगे? आपके एक्सपोर्ट से आएंगे। और जब आप मुझे लगता है कि इस गवर्नमेंट के साथ या पिछली गवर्नमेंट ने जो सबसे जो गलत पॉलिसी थी वो रुपये को आर्टिफिशियली ओवर वैल्यूड रखना था। तो जो एक चीज़ जो मैं एग्री करता हूँ आपसे वो ये है कि जो रुपये की वैल्यू है वो ग्रेजुअली एडजस्ट होनी चाहिए थी। हम पिछले 3-4 साल से कह रहे थे कि आपके पास डॉलर की सप्लाई नहीं है और डॉलर की डिमांड आपकी बढ़ रही है, आपके इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, तो रुपये को आप मजबूत नहीं रख सकते आर्टिफिशियली, आप इसको ग्रेजुअली एडजस्ट करने दें। तो जब हमने उसको आर्टिफिशियली एक्यूमुलेट किया है उस ओवर वैल्यूएशन को, तो उसकी वजह से रुपया गिरेगा और रुपये ने गिरना था। इस पे मुझे लगता है कि एक बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम की आपको ज़रूरत होगी। जी जी, जो दूसरा करेंगे जो बिल्कुल दूसरी आपके चीज़ साथ। थी, अब आपके साथ वादा हो गया, अब इस पे austerity- पूरी डिटेल प्रोग्राम होगी, किताबें लाऊंगा पूरी अपने साथ। बिल्कुल। अब आई एम अवेलेबल, मेरी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है 3-4 साल से। जी जी, जो दूसरा है ऑस्टेरिटी, देखें जो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में ऑस्टेरिटी जब भी होती है वो किस चीज़ पे होती है? वो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स के ऊपर कट लगता है। जी, तो इस तरह की ऑस्टेरिटी कभी भी पाकिस्तान के लिए हेल्पफुल नहीं होगी, क्योंकि कभी भी वो देखें, हमें ये याद रखना पड़ेगा कि जो आज के रेवेन्यूज़ हैं वो गुजरे कल के एक्सपेंडिचर का आउटकम है, और जो आने वाले टाइम के रेवेन्यू हैं वो आज के एक्सपेंडिचर्स का आउटकम होंगे। अगर हम आज इकानमी के अंदर एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो कल को हमारे रेवेन्यू नहीं आएंगे, वो अनस्टेबल होंगे, अनसस्टेनेबल होंगे। जहाँ तक आपका रहा कि आम आदमी के लिए इस बजट में क्या है, तो इमीडिएटली दिस इज़ अ पेनफुल बजट रियली। आम आदमी के लिए बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। 3-4 एंगल से अगर आप उसको देख लें, जस्ट वाइंडिंग अप, नंबर 1 कि आपका इन्फ्लेशन पिछले साल जुलाई की भी निस्बत 3.8 से 9.1% पे आ गया है। जो आपने रीस्लैबिंग की है उसमें आपकी जो डिस्पोजेबल इनकम है, जो काबिल खर्च आमदन है, वो कम हो गई है। इसी तरह आपकी जो एनर्जी प्राइसेस हैं, CNG, LNG, वो सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और कीमतें फर्दर बढ़ रही हैं। तो आम आदमी को ये पेनफुल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं है इमीडिएटली अभी उसमें शॉर्ट रन में। मैं क्या करूं, तिश्नगी रह जाएगी क्योंकि मेहमानों ने बहुत सारी बातें करनी थी। साजिद साहब, आपकी बात भी बड़ी अहम है, लेकिन आगे आने वाले दिनों प्रोग्राम करेंगे इस मौजू पर, फिर आप लोगों के साथ जरूर इस मौजू पर गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, वेट फॉर योर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।